हेलो एवरीवन। आज का द हिंदू हम स्टार्ट करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल उत्तरकाशी टनल के बारे में है। देखो, जैसा कि हमने उत्तराखंड को इतने दिनों से डिस्कस किया है और बार बार ये फ्रंट पेज पर आर्टिकल आया जो 41 एम्प्लॉई जो हैं वो टनल में फंस गए हैं, तो उनको निकालने का काम जारी है। तो ये जल्द से जल्द निकाल लिए जाएंगे। मगर हमारी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है ये जानना बहुत ज़रूरी। देखो, इससे पहले हमने उत्तराखंड के नेशनल पार्क देखे और टाइगर रिजर्व देखे, उत्तराखंड का बॉर्डर देखा। आज हम उत्तराखंड की रिवर वगैरह देखेंगे, कौन कौन सी रिवर कहाँ से जाती है और देवप्रयाग कैसे बनता है, कैसे अलकनंदा और भागीरथी मिलकर देवप्रयाग बनाते हैं। और जब ये देवप्रयाग बनाते हैं दोनों, तो देवप्रयाग के बाद जो रिवर बनती है उसे गंगा कहते हैं। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ का आर्टिकल देखेंगे और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में जानेंगे कि कैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वर्क करता है और क्यों अक्सर लेजिस्लेटर फंस जाते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के केस में। तो उत्तराखंड के पहले हम देख लेते हैं। देखो, उत्तराखंड का ये जो मैं फिगर लेकर आया हूँ आपके सामने, जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो क्या होता है, ये आपकी जो रिवर जा रही है, ये देखो, ये जो यहाँ से आई है ये अलकनंदा है, ठीक है। ये अलकनंदा रिवर ये पूरी जो है ये यहाँ से चालू होती है, ये अलकनंदा रिवर है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, ये अलकनंदा है, ये सब मंदाकिनी आ रही है, ये देखो यहाँ से अलकनंदा है, ये देखो ये अलकनंदा जा रही है। अब ये भागीरथी और जब अलकनंदा मिलती है तो आपको पता होना चाहिए देवप्रयाग बनता। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जब हम बीए कर लेते हैं तब हमें देवप्रयाग जाने को मिलेगा। ये मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी कि जब हम बीए कर लेते हैं तब हमें देवप्रयाग जाने को मिलेगा। और जब हम एमए कर लेते हैं, एमए का मतलब क्या हो गया? देखो, एमए का मतलब हो गया यहाँ मंदाकिनी, ये देखो आप, सॉरी, ये देखो, ये हो गया आपका मंदाकिनी, ऐसे आप देख लो, ये हो गया मंदाकिनी और ये अलकनंदा तो आ ही रही है पूरी। तो यहाँ अलकनंदा और ये मंदाकिनी मिल गई, तो ये एमए हमने कर लिया, तो हमें रुद्रप्रयाग जाने को मिलेगा। इस तरह से याद रखना, ये ट्रिक ऐसे बनाना है। तो मैंने 2 ट्रिक बनाई थी कि अगर बीए कर लेते हैं तो हमें देवप्रयाग जाने को मिलेगा और एमए कर लेते हैं हमें तो रुद्रप्रयाग जाने को मिलेगा। तो इस तरह से आप ऐसे ट्रिक बना सकते हो। ट्रिक के अलावा आप इसे कैसे भी याद नहीं रख सकते। अब आप आगे देखिए, आगे क्या है? आगे क्या? अलकनंदा और पिंदर जहाँ मिल रही है उसे कर्णप्रयाग बोलते हैं। और अलकनंदा और नंदाकिनी, देखो ये मंदाकिनी थी, ये नंदाकिनी जहाँ मिल रही है उसे नंदप्रयाग बोलते हैं। और अलकनंदा और जहाँ धौली गंगा मिलती है उसे हम बोलते हैं विष्णुप्रयाग, ठीक है। ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल शेयर ऑन टेलीग्राम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें, ठीक है। अगर आप जितना लाइक करेंगे उससे उतने हमारे लोगों बढ़ेंगे और हम लोगों के लिए अच्छे इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में नहीं बताते तो टेलीग्राम चैनल पर बताइए, हम आपसे सेपरेट डिस्कशन करेंगे। अब आप आगे देख लो, यहाँ पर देखो इन्होंने ये गंगा डायरेक्ट दिखा दी है, ठीक है, और ये अलकनंदा दिखा दी है। मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, पहले भागीरथी आती है, देन भागीरथी और अलकनंदा से मिलती है, देवप्रयाग बनता है, और देवप्रयाग के बाद जो रिवर बनती है उसे गंगा कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं, क्रोनोलॉजी देख सकते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप क्रोनोलॉजी देखोगे तो आपको पता लगेगा, पहले यमुना पड़ेगी, फिर भागीरथी पड़ेगी, फिर अलकनंदा पड़ेगी, फिर जो है आपकी रामगंगा पड़ेगी। ये देखो रामगंगा नीचे, हम वेस्ट से ईस्ट देख रहे हैं, फिर काली रिवर पड़ेगी। तो इस तरह से ये सब चीज़ें आपको देखना होती हैं। अगर ऐसे नहीं देखते हैं तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। न्यूज़पेपर का मतलब है कि हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से उसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट से ईस्ट आप लगा लेना और उसके नोट्स बना लेना। कैसे वेस्ट से ईस्ट? यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, या फिर ये भी कह सकते हैं यमुना, देन गंगा, देन रामगंगा और देन काली। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ये सब पैटर्न आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने उत्तराखंड के मैप का और डिस्कशन किया। देखो, कोई भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर उसके बारे में देखिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें
आपको इसमें मैप में देखना चाहिए थी। आगे डिस्कस कर लेते हैं हम डायबिटीज़ के बारे में। देखो डायबिटीज़ एक क्रोनिक कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने T1 डायबिटीज़ डिस्कस किया। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारा जो पेंक्रियाज होता है, जो पेंक्रियाज ऑर्गन होता है, वो बहुत कम इंसुलिन प्रोड्यूस करता है या फिर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करता है। क्या इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। अगर ये हार्मोन नहीं बनेगा तो हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा। जब ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा तो हमारे अदर ऑर्गन बहुत जल्दी लॉस हो जाएंगे और डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, जो हमारा पेंक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करता है, या तो वो इंसुलिन बहुत कम रिलीज़ करता है या रिलीज़ करना बंद कर देता है। और ये इंसुलिन क्या होता है? ये इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो क्या करता है, हमारे अंदर ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। देखो टाइप 1 डायबिटीज़ चिल्ड्रन और यंग एज में बहुत ज़्यादा होती है। वैसे बहुत सारी एज में होती है, मगर मैक्सिमम अक्रेंस यूपीएससी पूछेगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो मैक्सिमम ओल्ड्स में होती है, यंग में बिल्कुल भी नहीं होती। आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत ऑप्शन है। तो इस तरह से यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखो फैक्चुअल यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन बहुत 10 या 12 क्वेश्चन बनाते हैं। देखो फैक्चुअल क्वेश्चन क्या बनेगा कि पेंक्रियाज हार्मोन रिलीज करता है और टाइप 1 डायबिटीज़ में हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चीज़ों को पढ़ना है। अगर आप इस तरह से चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि क्या चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखो उमा एच हारती करके एक आईएएस ऑफिसर बनी थी, 3rd रैंक आई है शायद उनकी। आप उनका इंटरव्यू ज़रूर सुनिएगा, बाजीराम की साइट पर भी पढ़ा हुआ है, तो आपको एहसास होगा कि हमें कम पढ़ना है मगर अच्छा पढ़ना है। उमा एच हारती करके नाम है, सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ, तो आप उनका इंटरव्यू एक बार ज़रूर सुनिए पढ़ाई करने से पहले। अब इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन एटलस 2021, देखो 2021 में एक एटलस बनाया गया डायबिटीज़ का। तो बताया गया कि वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन को और एडोलसेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ इंडिया में होता है। मतलब एडोलसेंट और चिल्ड्रन में जो डायबिटीज़ पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा किस कंट्री में पाया जाता है? वो हमारे इंडिया में पाया जाता है, अप्रॉक्स 2.4 लाख, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया में होता है, ठीक है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। देखो क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में ये बताया गया है कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून क्या है? क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो मिस्टेकनली, बहुत मिस्टेक से, मतलब उसको पता नहीं लग पाता है, वो हमारे ही इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल पर अटैक करने लगता है। और जब ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल पर अटैक करने लगता है तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। और इसका जो अटैक करने का तरीका है, जो ये हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब हमारा इम्यून मिस्टेकनली अटैक करता है हमारे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स पर। इसके एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता ये क्यों होता है, मगर तब भी बताते हैं जेनेटिक हो सकता है और इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंसुलिन के लिए ट्रीटमेंट क्या है? देखो एक तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं और पंप लगाया जाता है, इससे ब्लड शुगर मेंटेन की जाती है। देखो ये एक मेरे रिलेटिव में भी हैं जिनकी लड़की को ये इंजेक्शन लगता है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, उनको अक्सर ईयरली पता नहीं 6 मंथ में एक इंजेक्शन लगता है। तो आप याद रखना कि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं इसमें? देखो ये कॉम्प्लिकेशन याद रखना ज़रूरी है, कभी मैच द फॉलोइंग आता है, हाइपोग्लिसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लिसीमिया क्या होता है? लो ब्लड शुगर हो जाएगा, ठीक है, या फिर हाइपरग्लिसीमिया हो जाएगा, हाई ब्लड शुगर हो जाएगा, और कीटो एसिडोसिस हो जाएगा। कीटो एसिडोसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है, हमारी जो सेल हैं वो ग्लूकोज का यूज़ ना करके वो हमारे फैट को डिग्रेड करने लगती हैं, उसकी सेल को डिग्रेड करने लगती हैं, जिससे क्या होता है, बहुत जल्दी हमारी बॉडी को नुकसान होता है और बहुत जल्दी डेथ होने की चांसेस बने रहते हैं। इससे आइज़ पर इफेक्ट पड़ता है। देखो जब डायबिटीज़ हो जाएगी तो आप किसी भी डायबिटीज़ से पेशेंट से मिलेंगे तो उसकी आइज़ ब्लर होने लगेगी, किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी, कार्डियोवास्कुलर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अदर टाइप देख लेते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़। अभी पूरा समराइज कर देंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप कम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। अगर आपकी मर्जी है कहीं और से पढ़ने की तो कहीं और से पढ़ सकते हैं, वो लोग ऊपर से डिस्कस करते हैं। कोई भी चीज़ पढ़िए, अच्छे से कवर कीजिए, फिर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़िए। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है?
टाइप 2 डायबिटीज़ में देखो ये बताया गया, इट अफेक्ट द वे ऑफ बॉडी यूजेज इंसुलिन वाइल द बॉडी स्टिल मेक इंसुलिन। मतलब बॉडी इंसुलिन बना रही है मगर उसको जो है क्या कहते हैं, यूज़ करने का, इंसुलिन जो बॉडी यूज़ कर रही है उसका तरीका बदल गया। देखो क्या लिखा, कैन अकर एट एनी एज इवन ड्यूरिंग चाइल्डहुड और मिड एज और ओल्डर एज में ज़्यादा होती है। देखो टाइप 1 डायबिटीज़ हमने डिस्कस किया कि यंगर एज में ज़्यादा होती है, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन को ज़्यादा होती है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो मिडिल एज और ओल्डर एज में डायबिटीज़ ज़्यादा होती है, ठीक है। और जेस्टेशन डायबिटीज़ क्या होता है, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है और इसके बहुत सारे दूरगामी हमें नुकसान देखने को मिलते हैं। देखो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है, देखो क्यों होती है कि नो लॉन्गर एबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज़ मतलब हमारा पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, और इंसुलिन मैंने आपको क्या बताया, इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है जो हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या कह रहा, योर बॉडी स्टिल प्रोड्यूस इंसुलिन बट इट डज नॉट मेक इनफ ऑफ इट और इट डज नॉट यूज इफिशियंटली। मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या, इंसुलिन बन रहा है मगर प्रॉब्लम ये है टाइप 2 डायबिटीज़ में वो अच्छे से उसे इंसुलिन को मैनेज नहीं कर पा रहा है और इफिशियंटली यूज़ नहीं कर पा रहा। एज तो हमने देख ली है, चाइल्डहुड और यंग एज में ज़्यादा होती है, मिडिल और ओल्डर एज में ज़्यादा होती है। रिस्क फैक्टर क्या है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है कि कभी जनरेशन में किसी को जेनेटिकली टाइप 1 डायबिटीज़ हुई है तो आपको भी डायबिटीज हो सकती है। मगर इसमें रिस्क फैक्टर क्या, ओवरवेट की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, इनएक्टिवेट होते हैं, फैमिली हिस्ट्री और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। सिम्टम्स देखो, सिम्टम्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया, ब्लरी विजन होगा, मूड चेंज होगा, टायर्डनेस आ गई और ये अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो जाएगा। सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में, इंक्रीज एपेटाइट हो जाएगा, डार्क पैचेस बन जाएंगे, ब्लरी विजन हो जाएगा, वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, नो नॉन प्रिवेंट मेथड, मतलब इसमें देखो प्रिवेंट मेथड पता ही नहीं है टाइप 1 डायबिटीज़ में। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक है, कुदरत के द्वारा दिया हुआ है, कहते नहीं है हर चीज़ अपने हाथ में नहीं है, तो ये आप ऐसे याद रखते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में कुदरत के द्वारा दी गई है, हर चीज़ अपने हाथ में नहीं है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में हर चीज़ अपने हाथ में है। ये कुछ ट्रिक होती हैं, ऐसे आपको याद रखना है। ट्रीटमेंट इंसुलिन इंजेक्शन लगाया जाता है, हेल्थी लिविंग की जाती है, आप अच्छे से वॉक कीजिए। तो इस तरह की रोज़मर्रा की चीज़ें यूपीएससी के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। आपको पता ही होना चाहिए कि डायबिटीज़ क्या होती है, किस तरह से होती है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में आपके फैमिली मेम्बर में किसी ना किसी को डायबिटीज़ हो ही जाएगी। जैसे मेरी मॉम को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो अक्सर हम लोग उनको चेक करते हैं, उनकी दवा वगैरह चलती रहती है। रिलेटेड इनिशिएटिव क्या है, देखो गवर्नमेंट ने 2010 में एक इनिशिएटिव चलाया था जिसका नाम था नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक। देखो ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम चलाया 2010 में। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया जाएगा, अर्ली डायग्नोसिस किया जाएगा और मैनेजमेंट और रेफरल किया जाएगा। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट WHO के द्वारा इशू किया गया है। ये ग्लोबल कॉम्पैक्ट में बताया गया कि कैसे हम बेटर फाइट कर सकते हैं डिजीज़ को। और नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में आया, क्योंकि ये चाइल्ड से रिलेटेड हमने टाइप 1 डायबिटीज़ डिस्कस किया था, तो न्यूज़पेपर में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का जिक्र था। देखो नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मैंने बताया स्टैट्यूटरी बॉडी उन्हें बोलते हैं जो किसी एक्ट से बनाई जाती हैं, तो इसे कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 से बनाया गया। आपको पता होना चाहिए 2 साल बाद इसे सेटअप किया गया। ऐसे यूपीएससी को क्वेश्चन बहुत प्यारे लगते हैं। देखो आपसे पूछेगा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005 में बनाया गया और ये एक्ट था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, वहीं गलत हो जाएगा। 2 साल के अंतर से बनाया गया। आपको लगेगा ये तो मैंने बिल्कुल सही कर दिया। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। हम पढ़ तो बहुत सी चीज़ें लेते हैं मगर याद नहीं रख पाते। आप याद रखना, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास है। चाइल्ड राइट से रिलेटेड जो लॉज हैं उन सबको ये एक लाइन में लाता है। और इंडिया ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड भी साइन किया गया है, ठीक है। और ये कंप्लेन देखता है जो राइट टू एजुकेशन रिलेटेड एक्ट है 2009 में आया, बात को इसे फंडामेंटल राइट एक्ट बनाया गया आर्टिकल 21A। तो ये कंप्लेंट जो आती हैं यहाँ से वो भी देखी जाती हैं और इसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है पॉक्सो एक्ट 2012 को।
ये सब चीज़ें आपको याद रखना। तो अच्छे से हमने टाइप डायबिटीज़ डिस्कस कर लिया। आप कभी भी आपको आए डायबिटीज़ के बारे में तो आप ये आर्टिकल सुन लेना, अगर आर्टिकल नहीं सुनते हैं तो आप इसके शॉर्ट नोट्स आप लिख लेना कहीं, वो बार बार देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी न्यूज़ को डिस्कस करना चाहिए। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस है, पहले हम डायरेक्ट समझ लेते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। मान लो ये रामू है और रामू जो है वो लेजिस्लेटर है रामपुर से, रामू रामपुर से लेजिस्लेटर है। लेजिस्लेटर मतलब एमएलए या एमपी है, दोनों में से एक है ये। अब इसको जो है लेजिस्लेटर बनाया गया है जनता की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए। अब एक्चुअली क्या होता है, रामू को जनता की भलाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मगर इसने एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले लिया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव होते हैं अगर उससे आपको कोई बेनिफिट प्रोवाइड होता है और वो एक पार्लियामेंट के एक्ट में एग्जेम्प्ट नहीं किए गए तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा। अब रामू ने क्या किया, जो रामपुर में माइनिंग हो रही है उस माइनिंग की लीज जो है वो अपने रिलेटिव को दे दी, ठीक है। अब क्या हो गया, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया कि कैसे वो रिलेटिव से फायदा उठाएगा और लेजिस्लेटर जो जनता की भलाई के लिए बना था वो खुद की भलाई के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो बेनिफिट उठाए जा रहे हैं रामू के द्वारा, जो रामपुर से एमपी था जनता की भलाई के लिए बना था, मगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जरिए इसने क्या किया, जो माइनिंग की लीज थी या तो खुद को दे दी या किसी रिलेटिव को दे दी, और ये इम्पार्शियल वे में दी गई, वो पार्शियल वे में दी गई और इसमें कोई इम्पार्शियलिटी नहीं रखी गई, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। देखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस जो शिबू सोरेन है झारखंड के, उनके खिलाफ चला क्योंकि माइनिंग की लीज उन्होंने खुद को ही दे दी थी 2021 में। तो ये वायलेशन था आरपीए एक्ट 1951 का। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन्होंने बताया है कि आप अकाउंटेबल हैं अपने वर्क के लिए, वही बात यहाँ बार बार बताई गई है। बस आप एक चीज़ याद रख लेना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। ये बेस्ट क्वेश्चन है यूपीएससी के द्वारा पूछा जाने वाला, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है हमारे, ये गलत हो जाएगा, है नहीं है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। आपकी ड्यूटीज़ और इंटरेस्ट के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, यही चीज़ यहाँ बताई गई है। आपको ये आगे बताया गया कि कैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस इमर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेस्ट करने के बताया गया कि गवर्नमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी है क्या, उसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया गया था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन तो किया नहीं गया है कहीं पर, तो आप क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कैसे जानेंगे, तो आप इसको फैक्टर विच कंसीडर इन दिस डिटर्मिनेशन इंक्लूड कैसे डिटरमाइन करेंगे, वेदर गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, गवर्नमेंट हैज़ पावर टू टर्मिनेट द अपॉइंट, ये सब कंडीशन बताई गई। आप इतना जान लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 201 क्लॉज 1, आर्टिकल 191 क्लॉज 1 में एमपी एमएलए को वार किया गया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड, ये चीज़ जान लीजिए। बाकी वो चीज़ जो रामू वाला केस मैंने समझाया बस उतना जान लीजिए आप, बस इनफ है। अगर आप ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस कीजिए, मैं आपसे हर संभव मदद करूंगा। बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, आप हमें टेलीग्राम से संपर्क तो कीजिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आपकी शेयर करने वाले हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।